This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः श्रावण कृष्ण चतुर्थी दिनांक 26 अगस्त 2021 रसरत्न संदेश शिलाजीति शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरित्यां शकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं प्रतिपटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्या प्रसादात् पुण्यकर्मणि बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं क्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति शांति शांति। वन्नक्षिप्तं भवेद् यत्तत् लिङ्गाकारम् अधूमकं सलिलप्यवलीनं च तच्छुद्धं हि शिलाय। तो अग्नि में अगर डाला जाता है यत्तत् लिंगाकारम अधूमकम तो लिंग जैसा बन जाता है और धूम नहीं रहता उसमें। और पानी में डालने पर वो उसमें विलीन नहीं होता, ये शिलाजित शुद्ध समझना चाहिए। तो बाजार में जो मिलता है वो थोड़ा देखना चाहिए इस प्रकार से। और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड में खास करके, तो वहाँ कई जगह शिलाजतु मिलता है, काफी महंगा होता है। और एक बार वहां से लाके देखना चाहिए और फिर दवाइयाँ अगर अच्छी बने तो फिर वहां से लाने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। नूनम सज्जवर पांडु शोफ शमनम मेहाग्निमाद्यापहम मेदश्चेदकरम यक्ष्म शमनम शूलामयोन्मूलनम गुल्मप्लीह विनाशनम जठरशूलम शूलग्नम आमापहम सर्वत्वगदनाशनम किमुपरम देहे च लोहे। तो पांजोर पांडु शोफ इन सभी का शमन करने वाला इस प्रकार का। तो खासकर पांडु और शोफ इन दोनों में उपयुक्त है। तो खास करके सीआरएफ या किडनी फेलियर में इसका एक अहम रोल रहेगा। वैसे चंद्रप्रभा काफी मात्रा में मिलाई जाती है। मेहाग्नि मांद्यापहम, मेह और अग्निमांद्य इन दोनों को दूर करने वाला। मेदश्छेदकरम, मेद का छेद करने वाला, मेद को हटाने वाला। यक्ष्म शमनम, राजा यक्ष्मा का शमन करने वाला। शूलामयोन्मूलनम, शूलामय जो है उसका उन्मूलन करने वाला। मूल रूप से शूलामय को सद्या कृत्रिम शिलाजित मिळतो ना, मुझे पता नहीं है कृत्रिम शिलाजित के बारे में लेकिन सुना तो नहीं है इस प्रकार से।
गुल्म प्लीह विनाशनम, गुल्म और प्लीह इनका नाश करने वाला। जठर शूलग्नम आमापह, जठर रुचूल और आम इन सब का नाश करने वाला। सर्वत्वगद नाशनम, और सभी त्वचा विकारों को दूर करने वाला। किमयम देहेच लोहे, किम अपरम देहेच लोहे, इस प्रकार का देह और लोह के लिए दूसरा क्या हितकर है, जो शिलाजित इतनी सभी रोगों में उपयुक्त इस प्रकार का है। रसोपरस सूतेन्द्र रसलोहेषु ये गुणाः वसन्ते ते शिलाधातौ जरा मृत्यु जिगीषया। रसोपरस और सूतेन्द्र रत्न लोह इन सभी में जो गुण रहते हैं, वास करते हैं, वो शिलाजत्व में जरा मृत्यु जिगीषया, जरा और मृत्यु इन दोनों को जीतने के इच्छा से वास करते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। क्षारास्त्र गोजलैर्धौतं शुद्धत्येव शिलाजतम्, क्षाराम्ल क्षारास्त्र क्षाराम्ल गोजलैर्धौतं, क्षार अम्ल और गोमूत्र इससे धवला हुआ शिलाजित शुद्धत्येव, वो शुद्ध इस प्रकार का हो जाता है। ज्यादा प्रचलन गोमूत्र का ही है। क्षार और अम्ल इसका मैंने तो नहीं सुना है। शिलाधातुंच दुग्धेन त्रिफला मार्कवद्रवैः लोहपात्रे विनिक्षिप्य शोधयेत् अति यत्नः। तो दुग्ध, त्रिफला और मार्कवद्रव दुग्ध स्वर से लोह पात्र में निक्षिप्य, लोह पात्र में, लोह की कढ़ाई में डालकर शोधयेत् अति यत्नः, अति यत्न पूर्वक उसका शोधन करे। तो ये भी देखा नहीं है एक्चुअली। क्षाराम्लगुलोपेतैः स्वेदनी यंत्र मध्य गैः स्वेदितो घटिकामाना शिलाधातुर्विशुद्धि। क्षार अम्ल गुग्गुल इनसे युक्त होकर स्वेदनी यंत्र मध्य गई, स्वेदनी यंत्र के मध्य में स्थित स्वेदित, स्वेदन दिया हुआ शिला की घटिका माना, एक घटिका समय तक शिला धातु विशुद्ध, तो इससे शिला धातु जो है वो विशुद्ध इस प्रकार का होगा। तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसके बारे में, किसी ने कुछ प्रयास किए हैं कि शिला धातु शुद्ध करने के लिए। शिलया गंध तालाभ्याम मातुलंग रसेन च कुटितो शिला धातुर्म्रियते अष्ट गिरिंडकैः। तो गंध और ताल इसकी शिला, मातुलंग रस, ताल का हरिताल रहेगा, गंध का मतलब क्या होगा देखना पड़ेगा। कुटितो ही शिला धातुर्म्रियते अष्ट गिरिंडकैः। अष्ट गिरिंडक कोई संख्या होगी, गिरिंडक कुट का प्रकार होगा। दुग्धेन त्रिफला मार्कवद्रवैः इति पूर्ववाक्येन संबंध कल्पनीयः स्वेदनीयत्वम् अग्रे वक्ष्यते। स्थाली मध्ये दुग्धादि गुलान्तं सर्वम् एकीकृत्य निधाय स्थालीमुखं वस्त्रेण बद्ध्वा तदुपरि शिलाजतु संस्थाप्य शरावेण आच्छाद्य संधिलिप्ता घटिका यावत् स्वेदयति। तो ये काफी विस्तार से दिया है, तो टीकाकार ने खुद करके देखा है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। तो थाली में यह सब डालने का, गोमूत्र वगैरह, दूध वगैरह जो है वो, और फिर उसके ऊपर एक वस्त्रपट्ट लगाने का और उसमें शिलाजित रखने का, और ऊपर से फिर दूसरा शराब रख के वस्त्रेण शिलाजित संस्थाप्य शरावेण आच्छाद्य संधि लिप्त्वा, तो उसकी जो संधि है वो उसको लेप करने का घटिका यावत् स्वेदयति। अब मालूम नहीं है शिलाजित पिघल कर नीचे आ जाता है क्या, और फिर ठंडा होने पर वहां से निकाल सकते हैं क्या। ही शुद्धीच आहे ना, ही शुद्धीच आहे ना, ठीक आहे, शुद्धीच आहे ना, शुद्धीच आहे अजून। आपल्याकडे फक्त ते त्रिफळा कॉसाचं चालली आहे ना, त्रिफळा कॉसाचा आहे, पण आणखीन काय प्रकार आहेत, मार्कव स्वरस पण आहे याच्यामध्ये।
तो शिलया गंधतालाभ्यां मारणमः, शिलया मन शिलया, अच्छा, शिलादीनां प्रत्येकं शिलागततुल्यं च मातुलङ्गरस्य पेषणयोग्योदया गृण्डकान् वनोपलः। तो रांटी गौर्या इससे अग्नि देना है। तो मनुष्य लया गंध तालाभ्यां, गंध का मतलब फिर भी ध्यान में नहीं आया। मातुलुंग रसेन च पुटितो हि शिला धातुर म्रियते अष्टगिरिंडिके, तो 8 वनपुट देने हैं। भस्मीभूत शिलोद्भवं समतुलं कांतं च वैक्रांतकं युक्तं च त्रिफला कटु त्रिकघृतैर्वल्लेन तुल्यं दजे। तो इस प्रकार का जो भस्मीभूत मारित जो शिला जतु है, समतुलम कांतम वैक्रांतकम और विमला त्रिफला त्रिकटु घृत और वल्लेन विडंग, ये सब संभाग इस प्रकार के लेने हैं। पांडव यक्ष्म गदे तथाग्नि सदने मेहेषु मूलामये गुल्मप्लीह महोदरे बहुविधे शूले च योन्यामये सेवेत यदि षण्मासं रसायन विधानतः वली फलित निर्मुक्तो जीवेत दशशतम वर्षशतम सुखी। मागे गंध म्हणजे गंधक असे वाचण्यात गेले आहे सर। ओके, तो गंध का मतलब गंधक यही रखेंगे। अच्छा, तो यक्ष्म पांडु यक्ष्मा अग्निसदन मेह मूलामय, मूलामय मूलामय शिरोरोगी। हाँ, पीछे भी एक बार मूलामय का मतलब शिरोरोग इस प्रकार का हुआ था, ये बार बार ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 6 मास तक रसायन विधि से इसका सेवन करना है। वली पलित निर्मुक्तो जीवेत वर्षशतम सुखी, वल्या और पलित निर्मुक्त होकर 100 वर्ष सुखी इस प्रकार से जीवन जी लेता है। गुल्मप्लीह महोदर बहुविधे शूलेश योन्यामय, योन्यामय भी इसमें एक है विशेष। थोड़ा देखना चाहिए। पिष्टन द्रावण वर्गेण साम्लेन गिरिसंभवं क्षिप्त्वा मूषयधरे रुद्ध्वा गाढैर्घातं हि कोकिलैः सत्वं मुञ्चेत् शिला धातुः तत्क्षणात् लोहं सन्निभ। तो द्रावण वर्ग से पिष्ट साम्लेन, वो साम्ल होना चाहिए। गिरिसंभवं, तो ये शिला तो क्षिप्त्वा मूषोदरे रुद्ध्वा, तो मूषोदरे क्षिप्त्वा रुद्ध्वा गाढैर्घातं, तो उसको बंध करना है। घातं ही कोकिलैः, कोकिल शायद कुकुल स्वेद होगा, बाष्प स्वेद होगा। बदरांगारैः, बादरांगारैः, तो बदर का जो काष्ठ है उससे स्वेद करना है। गुलगुलुम चाज्यम सार घृष्ट सारघष्टांगष्टंगणा द्रा वाखिल वाखिनलोहा द्रावणाय गणो मतः इति वक्षमाण गणः। ये आगे आया है, एक बार देखेंगे वहां पे। सकांजी कहना कोकिल ही बादरांगार, तो बादरांगार से करना है। तो ये सत्व
का निर्माण विधि है। पांडुरम सिकताकारम कर्पूराद्यम शिलाजतु मूत्रकृच्छ्राश्मरी मेह कामला पांडुनाश। पांडुर वर्ण का सिकताकार वालू जैसा कर्पूराद्यम शिलाजतु, ये कर्पूरादि शिलाजतु इस प्रकार का है। मूत्रकृच्छ्र अश्मरी कामला पांडू इनका नाश करने वाला है। शिलाजतूचे भस्म कधी ऐकण्यात नाही आले, असे मिळते का? कोणी वापरले आहे का? हे करा ना, एकाचा ऑन जीएसटीवर या संदर्भाची वेगवेगळी माहिती असतील तर ती टाका, किंवा त्याचं एखादं लेक्चर ठेवा. तर प्रॅक्टिकल लेवलवर काय काम केले कळतच नाही. मैंने भी सुना नहीं है शिलाजतु का भस्म इस प्रकार से। तो अगर किसी ने काम किया हो तो जीएसपीसी में डाले, बता बेहतर होगा। कणमाद CQP कणमाद भस्म अवेलेबल ABS। कणमाद, कणमाद का क्या मतलब है? कणमाद इस शिलाजतु। ये देखना चाहिए कि अगर कैप्सूल अवेलेबल है उसकी, और कणमाद ये तो मैंने पहली बार सुना ना। या ये एक अच्छा सर्वे होगा कि बाजार में कौन से औषधियां उपलब्ध है। अब बहुत सारे कंपनियों का ऐप है, तो उसके आधार पर एक डाटाबेस बन सकता है इस ऐप के आधार पर कि कौन सी दवाइयां उपलब्ध है। और ये भी देखना चाहिए कि केवल इंडेक्स में है इसलिए उपलब्ध होती ही है ऐसा नहीं है, लेकिन पहले बनाते थे अब नहीं बना रहे हैं, ये भी बात हो सकती है। और डिमांड सप्लाई रेशियो रहता है। तो अगर डिमांड बढ़ती है, कोई वैद्य उसका प्रयोग करने वाला इस प्रकार का है, तो फिर कंपनी भी बनाती है, ऐसा है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसके बारे में कि किस तरीके से कौन सी दवाइयां उपलब्ध है और कौन कहा इसलिए उसका प्रयोग कर रहा है। जैसे मिम्स सिम्स इस प्रकार के हैं, इस प्रकार के मैंने आयुर्वेद के बारे में भी सोचा था कि आयुर्वेद की सभी दवाइयां एक संकेत स्थल पर उपलब्ध हो। एक कुछ बरस पहले 10-12 या उसके पहले एक वॉल्यूम प्रकाशित हो चुका है, नाम है मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन इंडेक्स, थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, और उसमें प्रोप्राइटरी भी शामिल इस प्रकार। तो हाँ, लेकिन ये ऑनलाइन होना है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि उस जमाने में जो उपलब्ध थे उसके बाद में उसमें परिवर्तन आया हो, नए ड्रग्स भी आ गए हो, ये भी पॉसिबल है इस प्रकार से। और अगर उपलब्धि है तो वैद्य लोग प्रयोग करना शुरू करेंगे, और प्रयोग शुरू करने पर अगर सफलता मिलती है तो उस मेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरर उसका और निर्माण इस प्रकार का। तो ये थोड़ा एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हमें पता ही नहीं है कि ये द्रव्य आयुर्मेड लाइन अवेलेबल, ये ऑनलाइन है। मेरे ख्याल में ऑनलाइन होगा, एक बार चेक करके देखो। मैंने किताब देखी थी, लेकिन ऑनलाइन भी होगा। आयुर्मेड लाइन, नो ऑनलाइन नहीं है। ओके, लाइक सिम्स, या तो एक किताब फॉर्म में है। उसको अगर ऑनलाइन करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, और अपडेट करते रहते हैं तो भी ज्यादा बेहतर इस प्रकार का हो। कई दफा ऐसा होता है कि मरीज बहुत दूर है और वहाँ कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और मेडिसिन फोन पे बतानी है,
तो अगर ये हाथ में होगा तो शायद कुछ बता सकते हैं ऐसा है, क्योंकि यहाँ से दवाइयाँ भेजने में 3-4 दिन निकल जाएंगे और फिर वो कंडीशन अगर मैनेज नहीं हुई तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। उस दृष्टि से हिमालय की काफी रेंज है और वो पूरे विश्व भर में अवेलेबल है। तो और केवल एकेरी द्रव्य भी उनके बहुत सारे हैं। तो ये एक अहम मुद्दा हो सकता है कि इसी प्रकार से अगर विभिन्न औषधियां उपलब्ध हो, सभी जगह उपलब्ध हो, सभी जगह उपलब्ध होने के लिए मार्केटिंग आपका अच्छा चाहिए, नहीं तो ये नहीं हो सकता। और उतना फिर प्रयोग करने वाले 2 old volume available in my clinic, बाबू कोणाच्या? बाबू चिंचणे। 2 वॉल्यूम है क्या इसके? तो मैं समझता हूँ कि ये तो अंग्रेजी में होगा और फिर उस पर OCR रन करके इसको एक्सेल फॉर्म में ले सकते हैं। तो तुम्हें अगर फुर्सत है तो फोटो निकालो एक एक पेज का और वो कन्वर्ट कर लो OCR रन करके। वैसे मोबाइल में भी OCR रन कर सकते हैं और फिर उसको एक्सेल शीट में सेव करो और 1-2 मुझे भेज के देखो कैसा होता है, क्या होता है। अगर ये काम करता है तो अच्छा रहेगा। वैसे एल महादेवन की भी किताब जो है 600 पृष्ठों की किताब है और वो भी अंग्रेजी में है और इस तरीके से उसमें जो भी योग बताए गए हैं, जो भी औषध बताए गए हैं, ये इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं डाटाबेस फॉर्म में। तो उनसे अनुमति लेनी चाहिए, इनसे भी अनुमति लेनी चाहिए अगर आगे कुछ इसके बारे में करना है तो। लेकिन मेरे ख्याल में वो हो सकेगा क्योंकि ऐसा करेंगे और उनके नाम से ही दे देंगे तो वो वाइड पब्लिसिटी हो जाएगी। और मैंने बीच में सोचा था कि डायबिटीज के बारे में और उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में BAMS लोगों के लिए एक वर्कशॉप या सेमिनार अरेंज करें इस प्रकार से और सभी कंपनियों से निवेदन करें कि वो उनके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे और इसमें ये अपडेट इस प्रकार से करेंगे। सभी कंपनियों की लगभग दवाइयाँ है डायबिटीज की, वो ज्यादातर अपतर्पण वाली ही है और ये करेला, जामुन बीज वगैरह वगैरह ऐसे ही द्रव्य ज्यादा इस्तेमाल में है या गुड़मार वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फिर भी और कुछ लोगों की शिलाजित वगैरह है, कुछ लोगों में ये त्रिभंग भस्म वगैरह इस प्रकार के भी डाले। लेकिन इसका एक फायदा ऐसा होगा कि डायबिटीज के लिए हम जन जागरण कर सकते हैं। अभी डायबिटीज के मरीज एलोपैथी के जनरल फिजिशियन से स्पेशलिस्ट के यहाँ पहुंच जाता है जब कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं और स्पेशलिस्ट जब हार जाता है तो आयुर्वेद में आते हैं। तो क्यों ना हम सीधा जनरल प्रैक्टिशनर से आयुर्वेद की तरफ मुड़े और जो BAMS ग्रेजुएट्स है वो वैसे इस पढ़कर आयुर्वेद लाइन वगैरह इस प्रकार कुछ पढ़कर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं और उससे अगर फायदा मिला तो मरीज उसके पास टिक पाएगा, उसको फायदा होता रहेगा और आयुर्वेद उसके प्रचलन में आया प्रैक्टिस में। तो ये एक उसमें अहम मुद्दा है कि आयुर्वेद का प्रचलन इस तरीके से होना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो इन सभी लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने के लिए क्या करना है ये मैं बहुत वर्षों से सोच रहा हूँ और एक तरीका है कि उनके जो प्रॉब्लम्स है उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे तो वो हमसे जुड़ जाएंगे और उनका प्रॉब्लम अभी जो है वो कठोर प्रैक्टिस और कंपटीशन इस प्रकार का।
तो सभी BAMS BHMS अगर एलोपैथी ही करने वाले हैं और MBBS तो उनको एलोपैथी ही करनी है, वो अलग बात है। तो मेरी अगर कुछ खासियत होगी तो पेशेंट मेरे पास टिक पाएंगे, ये एक बात हो सकती है। जैसे अभी ऑप्थेल्मोलॉजी में पूरी हिस्ट्री लेनी है, ये कंसेप्ट ही नहीं है एलोपैथी। और जो वैद्यों के पास ऑप्थेल्मिक पेशेंट्स आते हैं, कुछ भी हो, रेटिनोपैथी हो, रेटिनल डिटैचमेंट हो, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ हो, या फिर चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, हाई मायोपिया इस प्रकार का हो, तो उसमें पूरी हिस्ट्री लेते हैं हमारे वैद्य। तो यही नई बात है लोगों के लिए, आम जनता के लिए। मेरे पास एक स्क्रीन कटार का मरीज था, छोटा बच्चा था, 13-14 वर्ष का। और स्क्रीन कटार ये स्प्रिंग सीजन में पर्टिकुलरली होता है, एलर्जी डिसीज है। और उसमें ऐसा हुआ था, लोकली एंटी एलर्जिक्स दे दी, फायदा नहीं हुआ, फिर लोकल स्टेरॉइड्स दे दी, उसका भी फायदा नहीं हुआ। और जबकि सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स शुरू करनी थी, तो पारस शाह को ध्यान में आया कि उसको पहले आयुर्वेद करके देखिए, तो उसने मेरे पास भेज दिया। हम हिस्ट्री लेने लगे, वो बच्चा था तो स्कूल कितने बजे जाता है, टिफिन में क्या लेके जाता है, तो ये सब पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि उसके माता पिता बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं, तो मैंने पूछ लिया कि आपको बहुत ही कुछ आश्चर्यजनक लग रहा है क्या? तो बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? तो बोले इसका आँख की बीमारी है और आप खाने पीने के बारे में क्या पूछ रहे हैं? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एलोपैथी में तो ये कंसेप्ट ही नहीं है कि ENT स्पेशलिस्ट हो, आई स्पेशलिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट हो, दिनचर्या खाना पीना इसका कुछ संबंध ही नहीं है। तो ये बात दिमाग में बैठती ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो, शरीर का पोषण अन्न से होता है। बोले हाँ। नेत्र शरीर का एक अवयव है। बोले हाँ। तो उसका भी पोषण आहार से होना चाहिए। बोले हाँ। तो मैंने कहा कि सिंपल है फिर, कि आहार से जो अन्न खाना बनकर उसके पास जाएगा, वो अगर अच्छा नहीं होगा, अहित होगा, अचक्षुष्य इस प्रकार का होगा, तो वो बदलाव लाएगा और बिगाड़ेगा। और अगर वो चक्षुष्य होगा तो वो सुधरेगा इस प्रकार से। तो ये चक्षुष्य और अचक्षुष्य कंसेप्ट ही मालूम नहीं है लोगों को कि ये पदार्थ नेत्र के लिए हितकर है और ये अहितकर है। वैसे भी केश्य है, बल्य है, बहुत सारे इस प्रकार के हैं कि जो त्वचा है, त्वचा के लिए अच्छे हैं वगैरह इस प्रकार से। तो उनको अगर इसके बारे में पता चल जाए, अभी एक तरीका है कि एलर्जी को ढूंढो इस प्रकार से, लेकिन एलर्जी अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारे पदार्थ सामने आ जाते हैं कि इसकी एलर्जी है, उसकी एलर्जी है, तो खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है कि इसका मूल कारण कफ दोष है, तो कफ बढ़ाने वाले कौन से कारण है ये वो देख। वो केला खाता था, शिकरन खाता था, दही खाता था, अचार खाता था, पानी ज्यादा पीता था, ये सभी मुद्दे उसमें निकले। तो उसको बता दिया कि ये सब छोड़ना है, क्या खाना है ये बताया, और फिर मैंने वमन दे दिया। और वमन देने के बाद तुरंत उसकी शांति हो गई, और फिर ये नौबत नहीं रही, परहेज करता रहा और आगे स्प्रिंग कटर नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी में ये नया कंसेप्ट है कि ऑप्थेल्मोलॉजिक डॉक्टर है आयुर्वेदिक, और वो पूरा खाने पीने के बारे में पूछता है,
तो लोगों में यह एहसास हो जाता है, अरे ये भी, इसका भी संबंध है खाने पीने का, मेरे नेत्र के व्याधि से, इस प्रकार से। वैसे ही ENT में भी होना चाहिए, वैसे गायनेकोलॉजी में भी होना चाहिए, कार्डियोलॉजी में भी होना चाहिए, स्किन डिसीजेस में होना चाहिए। सभी रोगों के बारे में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, इस प्रकार का रहेगा। तो मैंने इसके बारे में प्रयास किया है सोचने के बारे में, और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसमें पचन संस्था का बाकी सभी संस्थाओं से संबंध, सिस्टम्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम का सभी अन्य सिस्टम से संबंध, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का हो सकता है। और स्पष्ट रूप से अगर हम उसको सिद्ध करेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन भी मान जाएगी और फिर बाकी लोग भी मान जाएंगे, ऐसा होगा। तो अभी मैं ऑडियो नई सीरीज शुरू करनी है, वो क्या करनी है उसके बारे में सोच रहा था। ये शायद अच्छा मुद्दा रहेगा, आयुर्वेदिक शास्त्र, इसके बारे में मैं बोलना चाहता था। और अभी ये जो मुद्दा सामने उभर आया है कि सिस्टम अप्रोच इस प्रकार का, और अग्नि या डाइजेस्टिव सिस्टम और सभी अन्य सिस्टम, इस प्रकार का अप्रोच अगर हम बताने की कोशिश करेंगे तो वो वैद्यों के लिए भी नया होगा थोड़ा सा, और आम जनता के लिए थोड़ा नया इस प्रकार का होगा। फोटो सेंड ऑन सुश्रुत व्हाट्सएप ऑन आयुर्वेद 9, ओके। और एलोपैथी के डॉक्टर तो आयुर्वेद की दवाइयां इस्तेमाल करते ही है, प्रोप्राइटरी इस्तेमाल करते हैं। अभी तो कुछ डॉक्टर्स रेगुलर टेक्सचुअल मेडिसिन भी प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग काफी कम होता है। केवल इस प्रकार का सिम्टम या रोग और ये दवाई, इतना ही ज्ञान होता है, बाकी पता नहीं इसमें। तो हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि ये देना है या वो कुछ देना है, इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर हम भली भांति चिकित्सा कर सकते हैं। तो शायद ये मुद्दा अच्छा रहेगा कि मैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का बाकी सिस्टम से संबंध इस मुद्दे को उठाऊं, और अग्नि और ये बाकी सभी यदंदन देह धातु जो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्नि हेतुराहारं मुझे पता है। तो इंटरनेशनली जाने के लिए अच्छा है। वैसे मैं इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करवा ले रहा हूँ, जो मराठी होता है अभी उसका, इसको ऑडियो और वर्ड फाइलें दोनों बनते हैं। Ophthalmologists ask patient to eat green leafy vegetables, which is according to Ayurveda as a chakshusha. They get surprised if told about it. लेकिन ठीक है, कंट्रोवर्सी रहेगी, और उनका देखने का तरीका अलग है, हमारा देखने का तरीका अलग इस प्रकार का है। विटामिन की बात होती रहती है, विटामिन ए डिफिशियंसी है और उसको कैसे ट्रीट करना है, इसको अगर हमें देखना है दिमाग, तो विटामिन ए वाले पदार्थ कौन से हैं हमने शाला में सीखा है, लेकिन अभी उसका प्रचलन कुछ भी नहीं है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कभी नहीं बताता कि ये फल खाओ, ये सब्जी खाओ वगैरह, वो सीधा विटामिन ए की कैप्सूल लिख के देगा। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी रहेगा। और बीच में फल पूरे विषारी हो गए थे, जहरीले हो गए थे, इसलिए फलों को बताना मुश्किल हो गया था। अभी ऑर्गेनिक फ्रूट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो शायद हम भी उसकी आदत डालें। ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो मिलते हैं वो फलान यादव समझने दाढ़ी मादी बुद्धिमान भोजन के पूर्व उनका सेवन करें, या दो भोजन के बीच में उनका सेवन करें, और देसी गाय का दूध अलगता से लेते रहे, तो कुछ बात इस प्रकार की बनेगी। तो जहाँ कंट्रोवर्सी है, स्प्राउट्स उनके हिसाब में अच्छे है, हमारे हिसाब में अच्छे नहीं है। तो जहाँ कंट्रोवर्सी है वहां हमें समाज को जागरूक करना है।
ये सब नहीं, ये बराबर नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो विदाउट स्पॉट इस प्रकार का प्रयोग करो। स्नेहाढ्य जहाँ विशेष भी जाता है, ये भी बात इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, डेंटिस्ट डोंट कंसिडर कृमि एज रीजन फॉर डेंटल कैविटीज। लेकिन उनके हिसाब में जो इन्फेक्शन दांत में होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसको हम कृमि कहते हैं, उस प्रकार के नहीं। और कंटकारी फल के बारे में काफी लोगों ने अनुभव बताए हैं कि उसके धुआं देने से दांत में से कृमि निकले हैं इस प्रकार से, और वो विजिबल कृमि इस प्रकार के। तो अभी इसको सिद्ध करना पड़ेगा डेंटिस्ट के सामने कि दंतशूल है और हमारे इसमें कुर्मी दंत है, और फिर ये कंटकारी के फल की धुरी इस प्रकार से दे दी और वो सचमुच उसमें से कृमि निकले, फिर उसकी प्रयोगशाला परीक्षण वगैरह वो सब करेंगे। जैसे रिकेट्स में मैंने बताया था कि पृष्ठवंश में ये दिखाई देते हैं कृमि, और मालकांगण या ज्योतिषमती का रस ऊपर से लगाने से ये बाहर आता है। ये तो कर लिया है लोगों ने, ये आंखें सभी लोगों ने कर लिया है। और वध गौतम भैरव गौतम ने उसको परीक्षण के लिए भेजा था, उन्होंने बताया कि गोचिड़ है इस प्रकार से। तो सही है, ठीक है, जो भी है इस प्रकार से वो लोगों के सामने लाना जरूरी है इस प्रकार से। जैसे वो कल पाराशर की बात हुई थी, तो लोगों के सामने लाना उसको ये जरूरी इस प्रकार का होगा। अब वो जिसको कृमि कहते हैं या सूक्ष्म जीव कहते हैं, और हमारे दृष्टि में वो क्या है, ये जो इन्फेक्शन इस प्रकार का हो जाता है दांतों में खास करके, और दो दांतों के बीच में शुरुआत होती है तो दांत दोनों सड़ने लगते हैं और फिर दंतशूल वगैरह शुरू होते हैं। अभी इसके लिए आरसीटी या फिर दांत निकाल देना वगैरह इस प्रकार की मैकेनिकल अप्रोचेस होते हैं। तो उन सभी के बारे में हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि किस प्रकार से करें। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम और अन्य सिस्टम, इन दोनों का संबंध एस्टेब्लिश करना, वो हमारा आयुर्वेद का भी काम हो जाएगा, और एक नया दृष्टिकोण पूरे समाज को या फिर साइंटिफिक सोसाइटी को इस प्रकार का मिलेगा। और फिर बाद में आयुर्वेद एक शास्त्र के बारे में बहस करूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे मन में तो मानसिक भावों पर भी करना है 36 या 63 इस प्रकार से। तो संवाद होना और संवाद नहीं होना, विसंवाद होना, ये दोनों अहम चीजें इस प्रकार की है। और अगर मानसिक कारणों में रोगों का मूल है, जब तक ये कारण दूर नहीं होंगे तब तक रोग दूर नहीं होगा, ये भी बात सही है। तो अभी हमारा जो मतलब है, कोई भी रोग हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे और कुछ हो, या कैंसर हो, उन सभी की शुरुआत आहार से होती है, क्योंकि आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभव। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि शरीर आहार से ही बनता है। समीक्षा हितमश्नी या देहो ही आहार संभव। सभी की परीक्षा करके हितकारक पदार्थों का ही सेवन करना है, क्योंकि देह आहार से बनता है। तो ये शायद बात बनेगी, और मैं इसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा, और शायद एक दो दिन में मेरी जो श्रृंखला बंद हो गई है सुबह ऑडियो, वो फिर से आरंभ करेंगे। तो अभी मैं मानता हूँ कि मुझे भी आदत नहीं रही फल खाने की। वैसे पहले जमाने में तो फल काफी महंगे थे, इसलिए लाए नहीं जाते थे। अब तो आसानी से ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच में एक खतरा था कि इसमें तो जहर है खास करके, तो ये कैसे खाएंगे।
लेकिन अभी ऑर्गेनिक मिल रहे हैं तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे। और जो विटामिन की आपूर्ति होनी है अभी के जमाने में वो किस प्रकार से होगी उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो कृमि ये कारण इस प्रकार से है। तो हमारे हिसाब में अलग है और उनके हिसाब में अलग है। एक दूसरा भी ऑब्जर्वेशन है, जिनके बालों में हुआ लिखा या युगालिक्षा ये होते हैं उनका आभ्यंतर कृमि भी रहते हैं। और फिर सिर्फ युगालिक्षा की चिकित्सा करके लोकल ट्रीटमेंट करके फायदा नहीं होता। जब तक आप आभ्यंतर कृमि की चिकित्सा नहीं करते तब तक ये मिटते नहीं है पूरी तरीके से। तो इन सभी के बारे में थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो हम निकल पड़े कहाँ से? एलातोनेन संभिन्नं सह सिद्धं शुद्धिम् उपैति तत् नैतस्य मार्गं सत्त्वपातनं विहितं विधेहि। कर्पूर शिलाजतु के बारे में बात कर रहे हैं। मूत्र कुष्ठ अश्मरी मेह कामला पांडुनाशन इस प्रकार का है और उसका एलातोनेन संभिन्न, एला पानी से उसको भेद करके सिद्धम शुद्धि उपैति तत् और सिद्ध होकर वो शुद्धि होता है। उसका मारण सत्वपातन नहीं बताया गया। और वैसे एला भी मूत्र कृष्ण में या मूत्राश्मरी में एक अच्छी दवा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कर्पूर शिलाजतु का इस प्रकार का अगर प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। अथ सस्य का, हाँ सस्य के बारे में है। पीत्वा हालाहलं वान्तं पीतामृत गरुत्मता विषेण अमृतयुक्तेन गिरिमर्कता उभये तद्दान्तं हि घनीभूतं संजातं सस्यकं खलु। जी भाई थोड़ा सा तो हालाहल पीकर उसको फेंक दिया, वांति कर दी उसकी। पीतामृत गरुत्मता, और जिसने अमृत पिया है इस प्रकार से गरुड़ ने उसको पी लिया। विषेण अमृत युक्त है, तो विष और अमृत ये दोनों के गिरव मरकता उभये, मरकत नाम के गिरी पर तद्वांतम ही घनीभूतम, वो जो उसने फेंक दिया, संजातम सस्य कंकरु, वो सस्य को बन गया। मैंने पहली बार सुना। बंद केलं म्हणून हे ऑपरेट होत नाही का? खरंच नाही ठीक आहे असंच ते नंतर करू. कडी काढलीस ना? पीतामृत गरुत्मता अमृतं पीतवता गरुडेन सस्यकं तुत्थकम्। गरुडो गीर्ण सविषम अमृतं कालेन घनीभूतं सस्यकं जातमित्यर्थः। यद्यप्यस्य भेदादिकं कंठरमेण नोक्तं तथापि तंत्रांतरदर्शनात् दैविध्यं नेयम्। तथा यथा तुत्थं विविधं मयूर कर्परि तुत्थं च तुत्थं कटुकषायोष्णं श्वित्रनेत्रामयापहं विषदोषेषु सर्वेषु प्रशस्तं वान्तिकारकम्। कर्परौ कटुका तिक्ता चक्षुष्या च रसायनि त्वग्दोषशमनी रुच्या हृद्या दीप्या पुष्टिविवर्धिनी इति रत्नमालाया। तो मयूर तुत्थ और खरपरी तुत्थ है। खरपरी तुत्थ भी मैंने पहली बार सुना। शिलाजत रसायन कसे द्यावे काही अनुभव आहे? मैंने सिर्फ शिलाजत रसायन तो नहीं दिया है। तिप्पली, वर्धमान तिप्पली काफी मात्रा में प्रयोग में नहीं है। और दूध पे रहना जरूरी होगा। शिलाजित सेवन करते समय दूध पे रहना जरूरी होगा।
और एक तोला खाने के लिए कहा, ये काफी महंगा भी हो जाता है और मात्रा भी काफी है इसकी, तो मालूम नहीं, थोड़ी मात्रा से शुरुआत करके धीरे धीरे बढ़ाते जाना इस प्रकार से। चंद्रप्रभा के बारे में हाँ, मनोज ठाकुर ने लेक्चर दिया था, उसमें चंद्रप्रभा वर्धमान मात्रा में दे, ये बात बताई थी, और वो रसायनी है, उस हिसाब से शिलाजित्तु और गुग्गुल दोनों होने के कारण अच्छा काम करती है, ऐसा उसका कहना है। हाँ, और ओबेसिटी में खास करके उसका प्रयोग हाँ, वर्धमान मात्रा में करना है, ऐसा उसका कहना था। तो देखते हैं, सिर्फ शिलाजित्तु का मुझे तो अनुभव नहीं है, अगर किसी ने प्रयोग किया हो तो वो बताने की कोशिश करे। और शिलाजित्तु सही मिलना ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सस्य का म्हणजे शीस नहीं, सस्य का यानी कि ये कॉपर सल्फेट CuSO4, और शीश का जो है वो लेड ही है एक्चुअली। शेंडे शास्त्री मशी का प्रयोग वमन करवाने के लिए करते थे, ये जो बताया गया है कि वमन कारकम इस प्रकार का, तो उस हिसाब से हाँ, इसमें नहीं, वो टीका में ही था। मयूरकंठ सच्छायम धाराढ्यम अतिशिष्यते, तो मूर्छु था। अभी ये वांति कारक है, और शेंडे सर ने काफी मरीजों में इसका प्रयोग वांति करने के लिए कर किया था, और अच्छा वमन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने भी कुछ लोगों में प्रयोग किया इसका इस प्रकार से, फिर बाद में ये इतनी अच्छी दवा नहीं है करके छोड़ दिया, लेकिन ये बात हो सकती है। आकंठपान करवाना है और फिर उत्तम मशी देते थे वो, और वो करीबन 5 चम्मच इतनी रहती थी, शहद के साथ देते थे, और फिर वमन शुरू हो जाता था। और उसका एंटीडोट अम्ल रस है, तो अगर बाद में ये ज्यादा होते हैं इस प्रकार से, तो नींबू का शरबत देते थे, तो उससे शांति हो जाती। उन्होंने एक अनुभव बताया कि घर भी देते थे, वहां क्लिनिक में बुला के भी नहीं देते थे। सध्या शिलाजित पत्थर मिळतो, त्यातून शोधन करून शिलाजित मिळवावं लागतं, ये तो सही है, लेकिन शिलाजतु शोधन व विशेष शोधन केले होते त्यावर तयार करायला घेतलेल्यापेक्षा जवळपास दुप्पट मिळते, त्यामुळे खूप महाग होत नाही। ओके। तो तुम्हारा अनुभव शेयर करो, इस प्रकार से शोधन इस प्रकार का किया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और पिक्चर्स भी अगर है तो भी डालो, और विशेष शोधन क्या किया था ये भी बता दो। तो ठीक है, इस प्रकार से अगर करेंगे, और इस प्रकार का शिलाजतु अगर आरोग्यवर्धिनी में या चंद्रप्रभा में प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मूल द्रव्य अगर अच्छे बनेंगे तो उससे बनी हुई जो दवाइयां हैं वो भी अच्छी इस प्रकार की बनेगी, तो मूल द्रव्यों से शुरुआत करना बेहतर इस प्रकार का है। तो उन्होंने एक शेंडे सर ने अनुभव बताया था, किसी को घर पे दिया था और बताया था कि ये आकंठपान करके चाहे 110 बोला होगा, ये चाट दो। वो चाटने के बाद उल्टी हुई नहीं, लेकिन 40 मलबे हुए। और फिर उसने फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, वैसे मैं ठीक हूँ लेकिन 40 बार जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा मैं मुझे दिक्कत हुई है। तो शेंडे से बोले ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके घर। उनके घर पे गए, उन्होंने सोचा था इतने मलबे होने के बाद उसकी स्थिति क्या हालत होगी वगैरह इस प्रकार से, लेकिन उसी ने दार खोला और वैसे तो ठीक दिख रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो बोले अभी तुम्हें लगता है क्या फिर से होगा नहीं होगा? तो बोला नहीं बता सकते हैं, लेकिन 40 बार हो गया और आगे भी हो गया तो फिर प्रॉब्लम। तो बोले ठीक है, शरबत, नींबू शरबत बनाओ, मुझे भी 1 गिलास दे दो, तुम भी 1 गिलास पी लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। और वो करने से वो शांत हो गया। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन आकंठ पान करना जरूरी है। ऐसे ही दे देंगे तो क्षोभ हो जाता। अभी ताराचंद वगैरह अन्य लोगों के यहाँ वमन देने का जो तरीका है, ये वदन वचा यष्टि, ये जो है वो दे देते हैं। मतलब शहद के साथ, उससे अगर वमन शुरू होता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं तो बाद में आकंठपान करवाते हैं, और जब तक ये द्रव्य पूरी तरीके से निकलता नहीं तो क्षोभ होता रहता है, और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको अगर इतना भरोसा है, विश्वास है कि उत्क्लेशित दोष है ही, थोड़ा भी दबा जाए, थोड़ी भी दबा जाएगी तो अपने आप वमन हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो बेटर चॉइस है कि पहले आकंठपान करवाओ। यष्टि मधु का ही हम पान करवाते हैं, यष्टि मधु जल का। उसमें ज्यादा से ज्यादा दूध या इक्षुरस डालते हैं। और फिर एक मुहूर्त मनुपालय जो बताया गया है, तब तक वे शुरू हो जाते हैं, नहीं तो अप्रवृत्त है तो प्रवर्तन प्रवृत्तांश, इस प्रकार से उंगली डाल के गले में उनको प्रवृत्त करना है। एक बार प्रवृत्त हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन बदन फल का भी प्रयोग करना जरूरी होता ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल यष्टि मधु पान से अच्छा वमन होता है, और वो देना बंद करने से रुक जाता है, उसमें व्यापद होने की संभावना नहीं। वैसे सूक्ष्मदर्शी में भी व्यापद नहीं होते हैं। लेकिन आखिर वो विषय द्रव्य है, तो उसको प्रयोग करते रहना नहीं रहना, ये थोड़ी सी संदेह की बात इस प्रकार की रही, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो। लेकिन जिनमें वमन दिया उनमें तो अच्छा रहा, इसमें संदेह नहीं रहा। तो हनुमान का प्राशन वास्तव में शिव ने किया, और शिव ने उद्गीरण किया उसका, ये तो पहली बार मैंने सुना। हाँ। और जिसने अमृत पिया है इस प्रकार के, गरुड़ ने उसका प्राशन किया, वो क्यों किया ये भी मालूम नहीं। और फिर उसने भी वमन करवा दिया, कर दिया, और फिर वो सस्य का या मोक्षुप इस प्रकार का बन गया। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि ये विष और अमृत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बाकी सभी तो विष है इस प्रकार से, लेकिन विष और अमृत इनका कॉम्बिनेशन है। और फिर विष के जो धर्म है, व्यवय विकास वगैरह, ये इसमें भी सस्य का हमें मिलेंगे इस प्रकार की। इस प्रकार के बारे में सोच सकते हैं। शिवगुलिकामध्ये काय काय आहे, वो बहुत बड़ा पाठ है वास्तव में। Shivagulika of Sitama Pharmacy is available, posted its photo on JSVC. इसमें शिलाजित या तुच्छ है क्या है? मी मल्हार जोशी सर यांच्याकडे शिकत असताना नवज्वरात वमनासाठी तुच्छ वापरले होते. ओके. शिवगुलिका मध्ये काय काय आहे? वो पाठ अगर भेजा है या फिजिक्स अवेलेबिलिटी भेजी है, लेकिन पाठ भी अगर सामने आए, वो बहुत बड़ा पाठ है और काफी लोगों के प्रचलन में है, मेरे प्रचलन में नहीं है। मैंने शायद क्लिनिक में मंगवा के रखी है। हाँ।
और उसको शिवगुलिका क्यों कहते हैं ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शिलाजित, अश्वगंधा एंड मिल्क, नहीं तो ये तो अलग बात होगी। तो शायद मैं शिवाक्षर पाचन की बात कर रहा था, शिवगुलिका के बारे में नहीं था। तो थोड़ा सोचेंगे। शिलाजित तो अश्वगंधा एंड मिल्क, इतने ही तीन है, अच्छी बात है। सर देशमुख सर के अथर्व फार्मेसी की मधुसूदन वटी अवेलेबल है, इसमें केवल शुद्ध शिलाजित और उसको हरिद्रा अमलकी की भावना दी है। तो ये थोड़ा संतर्पण करेगा शिलाजित और अश्वगंधा। मशी करण्यासाठी पूर्वी दूध शुद्ध करून घ्यावा लागतो की डायरेक्ट मशी करतात? मेरे ख्याल में शेंडे सर तो नहीं करते होंगे, डायरेक्ट मशी करते होंगे, शुद्ध करके करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन करेंगे तो देखेंगे उसके परिणाम कितने होते हैं, क्या होते हैं इस प्रकार से। और फिर उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा शिवागुटी का ये थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में। शिव म्हणजे पवित्र, जी अनेक व्याधी और दूर करते, वो पवित्र आहे म्हणून शिवागुटी का यात खूप भावना आहेत, केवळ अश्वगंधा नाहीये। तो ये एक बात है, शिव नाम से वो कल्याण करने वाली है, इस प्रकार का भी एक आधिदैविक स्तर पर अर्थ प्राप्त होता है, और उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो शिवा का मैं अमृता या ये धात्री शिवा नाम से कभी कभी प्रयोग में लाता हूँ, कल्याण की अपेक्षा। शिवगंगा का ऐसे खूप वेगवेगळे पार्ट मार्केट में अवेलेबल है। ओके, शिवगंगा। तो ये सीताराम फार्मेसी का कौन सा है ये देखेंगे, और बाकी भी मार्केट में अगर अवेलेबल है तो कौन कौन से हैं ये थोड़ा देखेंगे। तो ये आयुर्वेद लाइन इसने तो भेजा है, वो भी एक बार देख लेते हैं किस प्रकार का है, और फिर उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है। कोणत्या अधिकारात आली आहे ग्रंथात? ये भी देखना चाहिए, मूल ग्रंथाधार है या पारंपरिक है या फिर प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी तो नहीं लगती मुझे, तो कहीं ना कहीं इसका पाठ होगा, तो उसका अधिकार क्या है देखना जरूरी है। तो जिसको इसके बारे में जानकारी है जानने की कोशिश करें। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति। शुद्ध शरीर मुलेठी दशमूल शतावरी गोरखपुंज शाल पर
सीताराम एंड नागार्जुन केरला इसी पाठ का है अगर अवेलेबल, ये काफी अच्छा है। किडनी कैंसर और ब्लैडर कैंसर में तो वैसे भी यूज करेंगे। शालीपर्णी है, ये भी एक अहम मुद्दा है, और पुष्कर गुल है। ठीक है, अच्छी बात है, देखेंगे। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरद्वितीय श्यामः।